हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट पैरासाइटोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं 3 पैरासाइट के बारे में, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया एंड वोचेरिया, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यानी कि फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल के अंदर जाकर के आप अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट और बेसिकली सेकेंड यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं वेक्टर्स एंड पेस्ट के बारे में। बेसिकली हम जो वेक्टर और पेस्ट के अंदर पढ़ते हैं गुंदी बग के बारे में, गुंदी बग की लाइफ साइकिल के बारे में, शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में, रोडेंट्स, टर्माइट्स एंड मॉस्किटोज के बारे में, उनके कंट्रोल प्रिवेंशन के बारे में। तो आज हम सेकेंड यूनिट के अंदर जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राइस बग, लेप्टोकोराइसा वर्कोनिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है गुंदी बग का या राइस बग का एडल्ट फॉर्म। ये इसकी एडल्ट फॉर्म का डायग्राम है, ये इसके लार्वल फॉर्म निम्फ का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली कंप्लीट करेंगे हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, और इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जनरल अपीयरेंस, ये कैसा दिखता है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के से बिलोंग कर रहा है, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इंसेक्ट है, ऑर्डर हेमिटेरा से बिलोंग कर रहा है, और जीनस है इसका लेप्टोकोराइसा एंड स्पीसीज है इसका वर्कोनिस। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर इसकी दूसरी स्पीसीज एक्यूटा भी पढ़ाई जाती है, बट मोस्टली कॉलेज में वर्कोनिस भी पढ़ाया जाता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इसकी दूसरी स्पीसीज को भी कवर किया जाए तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसका। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम जनरली इंडिया की बात करें तो इट इज़ जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन इंडिया। पूरे इंडिया में लगभग सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका जो मेन रीज़न होता है जहाँ पर ये भारी संख्या में पाया जाता है, बट इज़ मोर प्रिवलेंट इन बंगाल, बिहार एंड यूपी, उत्तर प्रदेश एंड सदर्न स्टेट्स। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज गुंदी कीड़ा। इसको हम गुंदी कीड़ा या गुंदी बग के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट एक ऐसी स्मेल छोड़ता है जो बिल्कुल अप्रिय होती है, अनप्लेजेंट होती है, राइट। जनरली हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में ओरिएंटल रीजन के पाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कॉलेज में MCQs के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इट इज़ मेनली फीड ऑन पेडी but has also been found feeding on millets, maize, बाजरा, ज्वार, राई, सुगर केन एंड सम ग्रासेस। दोस्तों, जनरली इसका जो मेन फूड होता है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्यारा और फेवरेट फूड होता है, वो इसका पैडी होता है। पैडी यानी धान, जो अर्ली स्टेज में होते हैं। अभी मैं इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करूँ तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों, ये धान के अलावा सरवाइव करने के लिए ये मिलेट्स और बाजरा या माइज़ या ज्वार या राइस या शुगर केन यानी गन्ने पर, यानी कहीं पर भी ये सरवाइव करने के लिए इनका भी मदद ले लेता है अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। बहुत सी ऐसी वाइल्ड ग्रासेस होती हैं जिनमें ये सरवाइव कर जाता है। ठीक है, उनकी पत्तियों को खा करके उन्हें सरवाइव कर जाता है। और इसके बाद आता है इसका जनरल अपीयरेंस, यानी ये दिखता कैसा है। डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं, सिंपली यहाँ पर इस तरह से ये इसकी एडल्ट फॉर्म का डायग्राम है। बॉडी अगर आप ध्यान से देखें इसकी बॉडी तो 3 भागों में डिवाइड दिखाई देगी। जनरली आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर्स आप BSc फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं, तो बहुत सी अंदाजे आपको लग जाता है। इसकी बॉडी अपेंडेज होती है, सेगमेंटेड होती है आर्थ्रोपोडा की बॉडी। ये देखो, ये इसका माउथ वाला पार्ट है, ये थ्योरेक्स है, ये एब्डोमिनल है, यानी इसकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, माउथ, थ्योरेक्स एंड एब्डोमिनल। उसके बाद आप देखेंगे इसके लेग्स वगैरह हैं, लंबे लंबे लेग्स हैं, अपेंडेजेस, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जनरली पाए जाते हैं। और ये इसके निम्फ का डायग्राम है, दैट मीन्स इसके लार्वल आप कह सकते हैं। तो दिस इज़ द ग्रीन और लाइट ब्राउन। ये जो है ग्रीन और लाइट ब्राउन कलर का होता है और लगभग 20 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है लगभग 20 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। अकॉर्डिंग टू इट्स गुंधी, ये जो नेम गुंधी दिया गया है, इट एमिट्स ए स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। ये जो है एक अनप्लेजेंट स्मेल जो है एमिट करता है, छोड़ता है। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, आप देखेंगे इसके पैर जो है काफ़ी लंबे होते हैं और 4 जॉइंटेड एंटिनी एंड 3 जॉइंटेड टर्सिस में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर वेरी एक्टिव इन द मॉर्निंग।
सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड इवनिंग इन हाउर्स, सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। द एब्डोमेन ऑफ फीमेल्स इज स्लाइटली स्वेलन एट द अपेक्स। अगर आप इसके अपेक्स में देखें तो इसका जो एब्डोमेन होता है, ये वाला पार्ट काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है, स्लाइटली स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर एग प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका जो मेल के कंपैरिजन में इसका जो एब्डोमिनल होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और थोड़ा फूला हुआ रहता है, स्वेलन रहता है। बॉडी मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो बॉडी होती है उसमें जो मेन पॉइंट है उसको आप याद रखेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। इसकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होते हैं। जनरली ये एडल्ट में ही ऐसा होता है, निम्फ में ऐसा नहीं होता। निम्फ में आप देखेंगे तो इसकी बॉडी इस तरह से डिवाइड दिखाई नहीं देगी जैसे इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके बाद इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर विंग्स होते हैं जो इसे उड़ने में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। और लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी कुल लाइफ साइकिल 33 से 35 दिनों की होती है। यानी कि दोस्तों अगर आप जो धान की खेती होती है, अगर हम उसके शुरुआत से लेकर के लास्ट तक उसके पकने तक की बात करें तो उसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ जो है वो खत्म हो जाती हैं, अपनी जीवन साइकिल को कंप्लीट कर लेती हैं, राइट। यानी कि लगभग 4 से 5 वीक्स का ही इसका एक तरीके से लाइफ साइकिल होता है। और अनप्लेजेंट स्मेल जो है ये स्मेल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम गुंधी दिया गया। और इसके बाद निम्फ और एडल्ट ये दोनों के दोनों जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब आपको अकेले दिखाई नहीं देंगे, जहाँ भी जाएंगे झुंड के फॉर्म में होते हैं, राइट। यानी यूनिटी इनको भी पसंद है। और जुलाई से नवंबर में इनकी जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जुलाई में ही जो धान होता है उसमें जो है उसका जो एंडोस्पर्म होगा, जो धान जो वो बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में होता है और उसी को सक करना बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। देखिए जैसे चावल आपने देखे, चावल का जो धान होता है उस धान के अंदर एक वाइट कलर का एक दूध की तरह एक मिल्की लिक्विड भरा होता है और यही लिक्विड आगे चल कर के मजबूत होकर के एक राइस बना लेता है, चावल बना लेता है। और ये जो लिक्विड होता है उसी को ये सक करते हैं अपने माउथ से, इनके जो सकिंग माउथ है उसी से सक कर लेते हैं, वही इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और ये उसी को ही एक तरीके से उसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, एक होल बना देते हैं उसके अंदर। पूरा तो नहीं सक कर पाते लेकिन उसमें होल बना देते हैं, जिसके बाद वो फंगल वगैरह भी अटैक कर देते हैं। बाद में फंजाई उसको अटैक कर देते हैं तो वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक। तो जुलाई से नवंबर में इनकी जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग जाती है तो उस समय ये जो है हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है इनएक्टिव स्टेज में हो जाते हैं। और फिर जैसे ही जुलाई से फिर उसके बाद जैसे ही मई जून का महीना आता है फिर दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों अगर ये फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करें, अपना काम ये फुल एफिशिएंसी के साथ करें तो लगभग 60% ये राइस के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पेपर में अगर ऐसे स्टूडेंट जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है, आई मीन थ्योरेटिकल माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस तरह से पूछा जा सकता है? आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है। लाइफ साइकिल के अलावा ये सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल अपीयरेंस, और आप इसकी लाइफ साइकिल को कुछ इस तरह से दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको लाइफ साइकिल का भी इसके। और जनरली आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल डैमेज एंड कंट्रोल ऑफ गुंधी बग। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 नंबर या 10 नंबर पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये हमने क्या देखा, ये हमने इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल अपीयरेंस के वाले पार्ट कवर किए। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे। अगर यहाँ पर ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये हमारे धान के खेत को ख़त्म कर रहा है, तो हमें इससे कैसे बचाना होगा अपने धान के खेत को, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट कीजिए स्टूडेंट। अब आप हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लेप्टोकोराइसा वर्कोनिस, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं राइस बग के जीवन चक्र के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि 7.5 नंबर में अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है या 5 नंबर में अलग से शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ राइस बग। गाइज, ये जो लेप्टोकोराइसा वर्कोनिस होता है ये पूरे साल ब्रीडिंग करता है, ये पूरे साल रिप्रोडक्शन करता है और पैडी क्रॉप्स पर अटैक करता है। इसका जो फेवरेट फूड है वो पैडी क्रॉप्स है। हालांकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये अदर सीरियल प्लांट्स पर भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन इसका जो फेवरेट फूड होता है वो इसका पैडी क्रॉप्स होता है। तो ये जो है इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर एंड अटैक्स पैडी क्रॉप्स इन मंथ अगस्त टू अक्टूबर। ये अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के पैडी क्रॉप्स पर अटैक करता है और उन धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। द एडल्ट फीमेल ले अबाउट 64 to 13 एग्स इन ए रो। दोस्तों ये जो एडल्ट फीमेल होती है, जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच, तो कॉपुलेशन के बाद ये जो है पत्तियों के जो अपर सरफेस होता है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो लीफ होती है, पत्तियां होती है धान की, उसके अपर सरफेस पर
ये जो है लगभग 24 से 30 अंडे देती है, एक रो में देती है, और एक रो में लगभग 6 से 20 अंडे होते हैं। ठीक है, अब ये जो अंडे हैं ये एक रो में लगे रहते हैं, एक लाइन में बिल्कुल अरेंज रहते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या ये अंडे गिरते नहीं है? क्योंकि धान की फसलें जैसे हवा चलती है तो वो गिर भी सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो सभी के सभी अंडों को एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है और उसको चिपकाए रखता है आपस में, राइट। एडल्ट फीमेल ले अबाउट 64 to 13 एग्स इन ए रो ऑन द लीव्स एंड इच रो में हैव 6 to 20 एग्स। हर रो में 6 से लगभग 20 अंडे होते हैं। द एग्स आर ब्लैक, अंडे जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ओवल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, हैविंग कॉनकेव मार्जिन, अंडे की जो मार्जिन होती है वो कॉनकेव होती है। दीज एग्स आर फिक्स्ड ऑन लीफ बाय ए गमी सब्सटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एग्स होते हैं ये पत्तियों की अपर सरफेस पर फिक्स रहते हैं। एक गमी सब्सटेंस, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि इन्हें एक पूरी तरह से फिक्स रखता है ताकि ये नीचे ना गिर जाए, और एक लाइन में ये अरेंज रहते हैं। और ये जो गमी सब्सटेंस है ये खुद ही सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ। एग जो होता है वो 1 मिलीमीटर लेंथ का होता है, और आफ्टर 6 to 7 डेज, लगभग 6 से 7 दिन बाद अंडे जो होते हैं उनमें हैचिंग होती है। हैचिंग के बाद लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं, वो निम्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब इन अंडों से एक लार्वा बाहर निकलता है जिसे हम निम्स बोलते हैं। अब ये जो लार्वा होता है विच आर पेल इन ग्रीन, ये जो है पेल और ग्रीन कलर का होता है। विद इन 15 to 18 डेज, लगभग ये लार्वा 15 से 18 दिन में यंग निम्स ग्रो टू बिकम एडल्ट। अब ये जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस निम्स पास थ्रू 6 स्टेज। निम्स से लेकर के एडल्ट में कन्वर्ट होने तक के लगभग ये 6 स्टेजेस से गुजरता है, राइट। अब इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, द लाइफ स्पैन ऑफ द एडल्ट बग इज़ 33 to 35 डेज। एडल्ट बग की जो लाइफ साइकिल होती है लगभग ये 33 से 35 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, द निम्स आर एडल्ट्स आर फाउंड क्लस्टरिंग ऑन पैडी क्रॉप्स। धान की फसल के ऊपर या पत्तियों के ऊपर ये जो है हमेशा क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, झुंड में ही पाए जाते हैं। और जनरली निम्स भी झुंड में पाया जाता है, और इसकी जो एडल्ट फॉर्म है वो भी इसके झुंड में ही पाए जाते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में ही पाई जाती है। 5 जनरेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन पैडी ग्रोन सीजन। ये रिकॉर्ड किया गया है पैडी ग्रोन सीजन में, लगभग इनकी जो है 5 जनरेशन गुजर जाती है, यानी 5 पीढ़ियाँ सिर्फ एक ही सीजन में निकल जाती है धान के। द वूल लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 4 to 5 वीक्स। इनकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है 4 से 5 हफ्तों के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। द पेस्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। ये जो पेस्ट होते हैं यानी कि लेप्टोकोराइसा वर्कोनिस जो होता है ये जुलाई से नवंबर तक अपनी संख्या में तेज़ी से वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये हाइबरनेट्स करते हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें। दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये इनका इनएक्टिव स्टेज होता है, राइट। और इनएक्टिव स्टेज जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, शुगर केन या कोई भी वहाँ पर आसपास की जो जंगली वाइल्ड घास होती है, ग्रासेस होती है, वहाँ पर जाकर ये सर्वाइव कर जाते हैं। एंड फीड ऑन ग्रासेस फ्रॉम मार्च टू जून। मार्च से लेकर जून तक ये ग्रासेस को फीड करते हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा इनकी यहाँ तक लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं डैमेज, ये किस चीज़ को डैमेज करते हैं। तो दिस इज़ द मेजर पेस्ट ऑफ राइस एंड अटैक्स। ये जनरली जो है मेजरली किसको अटैक करता है, राइस को कर देगा, ठीक है, पैडी फील्ड्स को अटैक करता है एट मिल्की स्टेज, और हमेशा उसकी मिल्की स्टेज पर ही अटैक करेगा, ठीक है। यानी जब अर्लियर स्टेज होती है, जिस समय कैरियोप्सिस उसका जो फ्रूट होता है उसमें एक लिक्विड पाया जाता है, मिल्की लिक्विड, उसी को ये सक करते हैं, उसी को ये अपने सकिंग माउथ से उसको चूस लेते हैं, ठीक है। द निम्स एंड एडल्ट्स बोथ सक द जूस। ये दोनों के दोनों निम्स भी देखा गया है सक करता हुआ उस मिल्की जूस को, और साथ में एडल्ट जो होता है वो भी उसको सक करता है। और ये जो है डेवलपिंग जो ग्रेन्स होते हैं इन मंथ अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के जो डेवलपिंग ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं के अंदर ये मिल्की लिक्विड प्रेजेंट होता है और इसी को ये सक करते हैं। तो आपने देख लिया कि जनरली किसको अटैक करते हैं, पैडी फील्ड्स को। अब यहाँ पर आगे एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, द अटैक शीट्स आर मार्क्ड बाय ए ब्लैक स्पॉट ऑफ फंगस। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ये इनका सकिंग माउथ जो होता है एक होल बना देता है। अब ये होल बनाएगा तो वहाँ पर बाद में फंगस भी अटैक कर देता है। तो फंगस जो होता है एक तरीके से बाद में वो ब्लैक स्पॉट के रूप में नज़र आते हैं, और फिर वो पूरा का पूरा धान खराब हो जाता है। जो भी हमारा धान की खेत होती है, पैडी फील्ड्स होती है, वो खराब हो जाती है पूरी की पूरी वहाँ पर। इसके बाद आप इसकी लाइफ साइकिल को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से एग्जाम पेपर में लाइफ साइकिल को शो करें। आप लाइफ साइकिल को अपने तरीके से अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसकी 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं।
लेप्टोकोराइसा वर्कोनिस यानी गुंधी बग की लाइफ साइकिल को आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एग्स, निम्फल स्टेज, एडल्ट स्टेज। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। जिस समय आप एग्स, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने एग्स हेडिंग डाल दिया, तो अब एग्स कैसे बने आफ्टर कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन के बारे में आप पूरी वहाँ पर नॉलेज देंगे, और फिर उसके बाद एग्स जो है कैसे अरेंज रहते हैं, किसकी मदद से प्रोटेक्टेड रहते हैं, एज में कब उसमें हैचिंग होती है, कितने दिन में हैचिंग होती है, पूरी डिटेल आप एग्स के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज के बारे में बताएंगे। जनरली एमसीक्यूज़ में कई बार पूछा गया है, निम्फल स्टेज में विंग्स प्रेजेंट होते हैं नहीं होते, जो पंख होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, तो नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसकी निम्फल स्टेज के अंदर विंग्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी जो बॉडी होती है वो हेड, थ्योरेक्स और एब्डोमिनल एडल्ट स्टेज में ही डिवाइड रहती है। ठीक है दोस्तों, निम्फल स्टेज की अगर हम देखें इसका कितने दिनों तक ये रहता है, तो लगभग 17 से 23 दिन। ठीक है, ये इसकी निम्फल स्टेज रहती है, और इसके बाद एडल्ट स्टेज जो होती है वो 4 से 5 वीक्स की होती है। तो ये हमने क्या देखा अभी तक। इसी तरह से आपको क्या करना है, तीनों की तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है, और फाइनली आप लाइफ साइकिल को एकदम पूरी तरह से जैसे ये मैंने लिखा हुआ है इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लगभग 3 से 4 पेज पर आसानी से आ जाएगा। एक पेज पर आप ये डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लगभग 5 पेज पर या 4.5 पेज पर आप पूरी तरह से इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे, और आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अभी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि कैसे अगर ये अटैक कर रहा है, डैमेज कर रहा है हमारी धान की खेतों को, तो हम इससे कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम इससे सुरक्षा करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको हम किल करेंगे। राइट, अभी आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइस बग या गुंधी बग या लेप्टोकोराइसा वर्कोनिस हमारी पैडी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें हर साल धान की खेती में बहुत ही कम यील्ड मिल पा रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वही मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि वाइल्ड ग्रासेस शुड बी रिमूव फ्रॉम द पैडी ग्रोन्स एरियाज। जहाँ पर भी आप धान की फसल को उगाते हैं, वहाँ से आपको जो जंगली घासें होती हैं, जो वाइल्ड ग्रासेस होती हैं, उनको आपको रिमूव कर देना होगा। इससे क्या होगा, उनके जो लार्वा होते हैं, उनके जो नीम फॉर्म होती है, एडल्ट फॉर्म होती है, वो वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा केमिकल मेथड है 0.25% BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड डस्ट शुड बी स्प्रेड बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले आपको ये स्प्रे करना होगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इससे उसके लार्वा वगैरह सब डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उसकी लाइफ साइकिल बीच में ही रुक जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसके पॉपुलेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तीसरा तरीका क्या है, द वैरायटी ऑफ राइस शुड बी सच इन विच ग्रेन्स कम आउट एट लेट स्टेज ऑफ फ्रॉम सीथ। मतलब एक ऐसी वैरायटी उगाएं हम राइस की जिसमें बहुत देर से ग्रेन्स निकले। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, पेस्ट शुड बी अट्रैक्टेड बाय लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉयड। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप एक ऐसी लाइट से जो पेस्ट होगा उसको अट्रैक्ट करेंगे, गुंधी बग को अट्रैक्ट करेंगे, और फिर वो ट्रैप में फंस जाएगा, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा असरदार तरीका नहीं है। पांचवा तरीका है, एज द बग्स फीड एंड ब्रीड वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बग होता है या गुंधी बग है, वो अलग अलग तरह की ग्रासेस पर जाकर के वो फीड करता है या वहाँ पर ब्रीड करता है ड्यूरिंग ऑफ सीजन। सो रिमूवल ग्रासेस फ्रॉम फील्ड, हम उस फील्ड से अगर घास को रिमूव कर दें तो इससे हम उसके कई सारे पेस्ट की जो पॉपुलेशन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट, स्प्रेइंग ऑफ 0.25% DDT और BHC। इसके बारे में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और 0.04% एड्रीन एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से 2 वीक्स पहले ही आप इसको स्प्रे कर दीजिए, तो भी इसकी कई सारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल की जा सकती है, इसके लार्वा को किल किया जा सकता है। नंबर 7 आता है, कलेक्शन ऑफ बग्स विद ए हैंड नेट, यानी कि हाथ का जो जाल होता है उसके द्वारा हम इसको कलेक्ट करके उसको हम उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये एक मैकेनिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम गुंधी बग को पकड़ करके हैंड नेट के द्वारा उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुछ ये तरीके हैं जिसके ज़रिए हम जो है राइस बग को के जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।